नमस्ते, मैं संजुलता असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज पाली से। आज हम भारतीय औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 यानी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंतर्गत उद्योग की परिभाषा पढ़ेंगे। उद्योग क्या होता है? यह अवधारणा कि उद्योग सामान्यतः वह है जिसका निर्माण अथवा उपक्रम नियोजक करता है, अब धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। वर्तमान में माना जाता है कि कोई भी उद्योग है वो नियोजकों और कर्मकारों के सहयोग से ही चलता है। न तो कोई अकेला कर्मकार और न ही कोई अकेला नियोजक उद्योग का संचालन कर सकता है। तो उद्योग क्या है? इसकी डेफिनेशन सेक्शन 2J के अंतर्गत दी गई है। इसके अनुसार कोई भी नियोजकों का कोई भी कारोबार यानी कि बिजनेस, व्यवसाय यानी ट्रेड, उपक्रम यानी अंडरटेकिंग, विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग या आजीविका यानी कॉलिंग ऑफ एम्प्लॉइज यानी कि नियोजकों का कोई भी कारोबार, व्यवसाय, उपक्रम, विनिर्माण या आजीविका भी प्रेरित है। और ये तो नियोजकों का हो गया। इसके अलावा और कर्मकारों की कोई भी आजीविका, सेवा, नियोजन, हस्तशिल्प या औद्योगिक उपजीविका या उपव्यवसाय इसके अंतर्गत आता है। यानी ये जो परिभाषा है इसमें एक भाग नियोजकों से संबंधित है, दूसरा भाग कर्मकारों से संबंधित है। यानी इसके दो भाग हो सकते हैं, परंतु इसके संबंध में केस है मैनेजमेंट ऑफ सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली वर्सेज कुलदीप सिंह। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्योग की परिभाषा को दो भागों में विभक्त करना उचित नहीं है। इस परिभाषा को संयुक्त रूप से पढ़ने पर हमें स्पष्ट होता है कि कोई भी उद्योग एक सामूहिक प्रयास किसका? नियोजकों और कर्मकारों के सामूहिक प्रयास से चलता है। न तो नियोजक और न ही कर्मकार अकेले ही किसी भी उद्योग का संचालन करने में असफल रहेंगे। इन दोनों के लिए असंभव है कि उद्योग चला ले अकेले से। अब इसकी परिभाषा में जो प्रयुक्त किए गए शब्द है जैसे कि बिजनेस, ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग, अंडरटेकिंग, कॉलिंग ऑफ एम्प्लॉइज, इनका मीनिंग क्या होता है? बिजनेस क्या है? बिजनेस ही कारोबार क्या होता है? बिजनेस इज अ वाइड टर्मिनोलॉजी, मतलब ये बहुत व्यापक क्षेत्र है। दिस इंक्लूड्स 3 बेसिक एक्टिविटीज। इसमें 3 बेसिक एक्टिविटीज होती है। कौन कौन सी होती है? बाइंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग, यानी खरीदना, उसका मैन्युफैक्चर करना, उसको सेल आउट करना। तो ये बहुत व्यापक एक्टिविटी है। जबकि जो ट्रेड है, ट्रेड क्या होता है? ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। जैसे कि होलसेलर है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है। तो जो ट्रेड क्या है? ट्रेड इज समथिंग इन विच यू टेक रेडीमेड मटेरियल्स, यानी कि ट्रेड के अंतर्गत रेडीमेड मटेरियल लिया जाता है, फिर दूसरी पार्टीज को उसको सेल कर दिया जाता है। एक पार्टी से रेडीमेड लेंगे, फिर उसको जो बायर्स होंगे उनको सेल आउट कर दिया जाता है। किसके साथ किया जाता है? जिससे कि उसको कुछ प्रॉफिट हो जाए। तो ट्रेड इज समथिंग इन विच यू take ready-made material from one party and sell it to another with adding your profit margin. It's kind of taking a material in bulk with low price, मतलब बहुत ढेर सारा लो प्राइस में दे देते हैं, and then selling it to customer as per their requirement. जो मटेरियल है वो रेडीमेड मटेरियल लेंगे, उसको सेल आउट कर देंगे अपना प्रॉफिट मार्जिन को देखते हुए। फिर मैन्युफैक्चरिंग का तात्पर्य क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग से तात्पर्य मानवीय परिश्रम अथवा मशीन की शक्ति से वस्तु का निर्माण करना है। यानी उसमें कुछ ना कुछ चेंज करके फिर उसको सेल करना होता है। फिर आता है आजीविका। आजीविका का क्या मतलब होता है? आजीविका का मतलब होता है किसी व्यवसाय या व्यापार आदि को संभालना होता है। अब आता है एक वर्ड उपक्रम। उपक्रम शब्द का अभिप्राय किसी कार्य को प्रारंभ करने से होता है जिसका व्यापक संदर्भ होता है। कि अब उच्चतम न्यायालय ने तत्संबंधी प्राय सभी विनिश्चय पर दृष्टिपात करने पर यह पता चलता है कि उपक्रम किसी कारोबार, व्यापार की भांति मिलता जुलता होना चाहिए। अब कौन कौन से जो उपक्रम है उद्योग की परिभाषा में आएंगे, कौन से उपक्रम उद्योग की परिभाषा में नहीं आएंगे, इसके संबंध में बहुत मतभेद रहा है। सर्वप्रथम
श्री गजेंद्र गडकर ने हॉस्पिटल मजदूर सभा के मामले में उपक्रम को उद्योग में सम्मिलित करने के लिए निम्न सिद्धांत प्रतिपादित किया। क्या सिद्धांत दिया था कि अगर कोई क्रियाकलाप वस्तुओं के उत्पादन और वितरण के लिए समाज को व्यवस्थित रूप से सारवान सेवाएं प्रदान करता है, जिसमें कर्मकारों की सहायता ली जाती है, तो वह क्रियाकलाप उद्योग की परिभाषा में सम्मिलित होगा। इसके बाद एक केस आया था, बेंगलोर वाटर सप्लाई वर्सेस ए राजप्पा। ये 1978 का केस है, बहुत ही फेमस केस है उद्योग की परिभाषा के अंतर्गत। इसने अपने पूर्ववर्ती कई निर्णयों को निरस्त करते उद्योग शब्द की व्याख्या की। इसने उद्योग शब्द उसको बहुत ज़्यादा व्यापक कर दिया। इसके अंतर्गत न्यायाधीश श्री PN भगवती, कृष्णा अय्यर, श्री देसाई आदि, इनके अलावा और भी जज थे। टोटल 7 जजों ने मिलकर एक ऐतिहासिक निर्णय दिया जिसे त्रिपरीक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। त्रिपरीक्षण सिद्धांत के अनुसार क्या है कि जब कोई भी उपक्रम है इस त्रिपरीक्षण सिद्धांत को पूरा करता है तो उद्योग की परिभाषा में आएगा। त्रिपरीक्षण सिद्धांत क्या है? सबसे पहले है क्रमबद्ध क्रियाकलाप। क्रमबद्ध क्रियाकलाप में क्या होना चाहिए कि जो उद्योग है वो आकस्मिक कार्य अथवा मात्र आनंद या मनोरंजन हेतु कार्य करने वाला संस्थान नहीं होना चाहिए। उद्योग में एक क्रमबद्ध क्रियाकलाप कार्य होना आवश्यक होता है। तो पहला हो गया। फिर दूसरा है नियोजक और कर्मकारों का संयोजन होना, यानी उनका सहयोग होना आवश्यक होता है। क्रमबद्ध क्रियाकलाप नियोजक और कर्मकारों के सहयोग से चलाया जाना चाहिए। जब तक नियोजक और कर्मकार का सहयोग नहीं होगा वो उद्योग की परिभाषा में नहीं आएगा। तीसरा है वस्तुओं अथवा सेवाओं का उत्पादन अथवा वितरण किया जाना चाहिए, यानी जो उपक्रम है, जो भी क्रियाकलाप कर रहा है उसका उद्देश्य मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होना चाहिए। मानवीय आवश्यकताओं की जो वस्तुएं हैं, उनकी जो सेवाएं हैं, उनका उत्पादन करना चाहिए या फिर उनका वितरण करना उनका उद्देश्य होना चाहिए। तो त्रिपरीक्षण सिद्धांत दिया था बेंगलोर वाटर सप्लाई वर्सेस ए राजप्पा में 1978 का केस है, बहुत फेमस केस है। त्रिपरीक्षण सिद्धांत के अंतर्गत एक क्रमबद्ध क्रियाकलाप होना चाहिए, नियोजक और कर्मकारों का सहयोग होना चाहिए, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होना चाहिए या फिर उसका वितरण होना चाहिए। इसके अलावा जो क्रियाकलाप चलाए जा रहा है उसका उद्देश्य केवल धार्मिक अथवा आध्यात्मिक उद्देश्यों की पूर्ति करना नहीं होना चाहिए। लाभ का उद्देश्य भी अर्थहीन ही है, यानी कई उद्योग होते हैं जो लाभ के लिए नहीं चलाए जाते परंतु उनका उद्देश्य सेवा प्रदान करना होता है, तो वो भी उद्योग की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा एक और टेस्ट है, इसके अलावा एक प्रभावी प्रकृति परीक्षण का सिद्धांत भी दिया गया है कि यदि किसी उपक्रम में अनेक प्रकार के कार्यकलाप किए जाते हैं जिनमें से कुछ तो उपक्रम जो उद्योग की परिभाषा में आते हैं और कुछ नहीं आते हैं, तो इनमें से अर्थात कुछ इनके जो कर्मचारी है वो कर्मकार की श्रेणी में आते हैं और कुछ कर्मकार की श्रेणी में नहीं आते, या कुछ विभाग तो कर्मकार की उद्योग की श्रेणी में आते हैं और कुछ नहीं आते। तो इसके संबंध में प्रभावी प्रकृति परीक्षण सिद्धांत दिया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार इसके अंतर्गत देखा जाता है कि जो उपक्रम चलाया जा रहा है उसका प्रमुख प्रयोजन क्या है, प्रमुख जो कार्यकलाप है वो किस प्रकृति का है। अर्थात ऐसी दशा में उपक्रम द्वारा जो दी जाने वाली जो प्रमुख सेवा ही उपक्रम की प्रकृति का निर्धारण करती है। जैसे कि शुगर केन है, शुगर केन उगाई जाती है तो उगाना क्या एक कृषि कार्य होता है, तो कृषि कार्य क्या उद्योग की श्रेणी में नहीं आता है, परंतु उगाने के साथ ही साथ वहीं पर उससे शुगर बनाने की इंडस्ट्री भी वहाँ पर लगाई गई है, तो उसका मुख्य कार्य क्या है, शक्कर बनाना है, शुगर बनाना है, तो वो क्या उद्योग की श्रेणी में आएगा। कृषि कार्य तो है परंतु उसका मुख्य कार्य क्या है, उसका मुख्य बिजनेस है शुगर केन से शुगर बनाना, तो वो उद्योग की श्रेणी में आएगा। तो यहाँ पर प्रभावी प्रकृति परीक्षण देखा जाता है जब किसी उपक्रम द्वारा जो 2 या 2 से अधिक प्रकृति कार्य चलाए जाते हैं, कुछ उद्योग की श्रेणी में आते हैं और कुछ उद्योग की श्रेणी में नहीं आते हैं, तब ये प्रभावी प्रकृति परीक्षण है जिसके अंतर्गत उस उपक्रम द्वारा दी जाने प्रमुख सेवा को ध्यान में रखकर उस उपक्रम की प्रकृति का निर्धारण किया जाता है। इसके अलावा जो राज्य के जो सार्वभौमिक कार्य होते हैं, सार्वभौमिक कार्य जो प्रभुत्व संपन्न कार्य होते हैं जिनको राज्य के द्वारा करना ही होता है, वो किसी और को प्रत्यायोजित नहीं कर सकते,
कर सकते हैं तो वो उद्योग की श्रेणी में नहीं आते हैं। परंतु यदि राज्य द्वारा संचालित जो क्रियाकलाप है, आर्थिक गतिविधियां हैं और उन्हें सार्वभौमिक प्रकृति से अलग किया जा सकता है तो वह उद्योग की श्रेणी में आता है। इस प्रकार राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाएं हैं, स्वास्थ्य विभाग है, कर संग्रह विभाग है, सामान्य प्रशासन आदि विभाग उद्योग की श्रेणी में सम्मिलित होते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि उद्योग कौन कौन से उपक्रम है जो उद्योग की परिभाषा में आते हैं, कौन से उपक्रम जो उद्योग की परिभाषा में नहीं आते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि क्या नगर निगम यानी कि जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो क्या उद्योग की इंडस्ट्री की डेफिनेशन में आती है या नहीं आती है। देखो नगर पालिका के बहुत सारे विभाग होते हैं, चुंगी विभाग होता है, फायर ब्रिगेड होता है, अलग अलग विभाग होते हैं। एक नगर पालिका है, नगर निगम, उसको बहुत सारे कार्य करने होते हैं जैसे कि साफ सफाई है, स्ट्रीट लाइट है, बिल्डिंग बनाने की अनुमति है, पानी सप्लाई है, फायर ब्रिगेड वगैरह है, एम्बुलेंस संचालन है और अर्बन फॉरेस्ट्री है, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट है, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ है, स्लम इम्प्रूवमेंट है। तो ये बहुत सारे कार्य होते हैं। इसमें से कुछ विभाग तो उद्योग की श्रेणी में आते हैं और कुछ उद्योग की श्रेणी में नहीं आते हैं। नागपुर नगर निगम वर्सेस उसके कर्म कारागार ये 1960 का केस है। इस वाद में रोचक समस्या उत्पन्न हुई कि क्या नगर निगम के सभी विभागों को उद्योग में सम्मिलित किया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए। देखो निगम एक उद्योग है किंतु उद्योगों के अंतर्गत उन बातों को सम्मिलित नहीं किया जा सकता है जिन्हें कि राज्यों के संप्रभु कार्यों के अंतर्गत माना जाता है। ये राजकीय कार्य हैं जो राज्य के प्राथमिक और अभिन्न माने जाते हैं, कहे जाते हैं। यदि वे किसी संस्था को प्रतिनिधित्व किए जाते या तो प्रतिनिधित्व किए ही नहीं जाते या किए जाते हैं तो भी उद्योग की परिभाषा में नहीं आते हैं। यदि नगर पालिका का कोई विभाग कई प्रकार के कार्य करता है जिनमें से कुछ कार्यों का संबंध इस अधिनियम यानी कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट यानी औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में उद्योग में जो परिभाषा उद्योग की दी गई उसके अंतर्गत आता है तो उस विभाग को उद्योग माना जाएगा। जैसे कि चुंगी वसूल करने, जैसे कि वो जो नगर पालिका का चुंगी विभाग होता है, चुंगी वसूल करना राज्य का सार्वभौमिक वित्त कर्तव्य है तो चुंगी उद्योग नहीं है। फायर ब्रिगेड एक प्रकार की सेवा होती है जो तो इसे उद्योग माना जाता है। फायर ब्रिगेड उद्योग होगा जबकि जो चुंगी वसूल करने वाला जो चुंगी विभाग है उसे उद्योग नहीं माना जाता है। अब हम देखते हैं कि क्या एक हॉस्पिटल इंडस्ट्री की डेफिनेशन में आता है। इसके संबंध में मतभेद रहा है। सबसे पहले हॉस्पिटल मजदूर सभा, ये 1960 का केस है। इसके अंतर्गत कहा गया कि जो हॉस्पिटल है जो चिकित्सालय उद्योग की परिभाषा में आएगा। चिकित्सालय औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2J के अंतर्गत उपक्रम का संचालन करता है। यदि कोई गतिविधि अनवरत रूप से और व्यवस्थित पद्धति से संचालित की जाती है जिसका उद्देश्य समाज की भौतिक सेवाएं प्रदान करने की दृष्टि से वस्तुओं का निर्माण तथा उसका वितरण करना है तो वो उपक्रम की संख्या में समाहित की जाएगी, क्योंकि इसके अंतर्गत दवाइयों वगैरह का भी तो देखा जाता है। अधिनियम की धारा 2J के संदर्भ में क्रियाकलाप के गुण धर्मों का परीक्षण किया जाना आवश्यक है। क्रियाकलाप जिसके द्वारा संचालित किया जाता है एवं उसका उद्देश्य लाभ अर्जन करना है अथवा नहीं, इनसे उद्योग की अवधारणा पर कोई भी विशेष अंतर नहीं पड़ता है। यानी कुछ उद्योग होते हैं जो लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से नहीं चलाए जाते हैं, जैसे कि नॉन प्रॉफिट वाले इंडस्ट्री होती है, वहाँ पे लाभ का उद्देश्य वहाँ पे मेन नहीं होता, उनका पर्पल लाभ उद्देश्य कमाना नहीं होता है। तो हॉस्पिटल में भी ये नहीं देखा जाता कि वो लाभ कमा रहे हैं नहीं कमा रहे हैं। तो इस केस में हॉस्पिटल मजदूर सभा के केस में इसे उद्योग की परिभाषा में माना गया था। फिर दूसरा केस आया था सफदरजंग हॉस्पिटल के प्रबंधक वर्सेज कुलदीप सिंह, ये 1970 का केस है। इस केस में कहा गया कि जो हॉस्पिटल है वो उद्योग की श्रेणी में नहीं आते हैं। इसके बाद आया था बेंगलोर वाटर सप्लाई वर्सेस ए राजप्पा 1978 का केस। इस केस में कहा गया कि जो हॉस्पिटल है वो उद्योग की परिभाषा में आता है। लोक कल्याण का उद्देश्य किसी अस्पताल को उद्योग की परिभाषा से मुक्ति प्रदान नहीं करता है। इसके अनुसार
अस्पताल की सुविधा, शोध, उत्पादन तथा प्रशिक्षण सेवाएं निश्चय ही समाज के लिए सारवान सेवाएं होती है। अतः ये स्वीकार करना पूर्णतः त्रुटिपूर्ण होगा कि अस्पताल उद्योग विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2J के अंतर्गत उद्योग नहीं है, अतः वे वस्तुतः उद्योग की श्रेणी में ही आते हैं। अब है क्या शैक्षणिक संस्था उद्योग है या नहीं है। शैक्षणिक संस्थाओं के संबंध में पहला महत्वपूर्ण निर्णय कलकत्ता उच्च न्यायालय ने ब्रह्म समाज एजुकेशन सोसाइटी वर्सेस पश्चिम बंगाल महाविद्यालय कर्मचारी संघ के मामले में प्रदान किया था, जिसमें कहा गया अवधारित किया गया कि जो उपक्रम मनुष्य के बौद्धिक विकास पर निर्भर करता है उसे केवल यह कहकर उद्योग नहीं कहा जा सकता कि वह एक बहुत बड़े प्रतिष्ठान के रूप में चलाया जा रहा है। इसके बाद एक और केस आया था, दिल्ली विश्वविद्यालय वर्सेस रामनाथ का केस था। इस केस में भी कहा गया, एक केस दिल्ली विश्वविद्यालय के संबंध में था। इस केस में कहा गया कि दिल्ली विश्वविद्यालय को उद्योग निर्धारित करने में इसने दिल्ली विश्वविद्यालय को उद्योग की परिभाषा में नहीं माना था। न्यायालय ने कहा कि शिक्षा प्रसारण एक मिशन है, न कि व्यापार, व्यवसाय अथवा कारोबार, चाहे उस प्रतिष्ठान की गतिविधि कितने ही व्यापक आधार पर क्यों न संचालित की जाए। यानी कि इन दोनों केसों में जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनको, चाहे वो स्कूल के संबंध में हो चाहे वो यूनिवर्सिटी कॉलेज के संबंध में, उसको उद्योग नहीं माना गया, एक मिशन माना गया जिसका संबंध है बौद्धिक यानी कि मस्तिष्क का यूज करना। जैसे मस्तिष्क का निर्माण होता है, मस्तिष्क का यूज करके ही पढ़ाया जाता है, तो ये क्या एक मिशन माना गया, तो इसको उद्योग की श्रेणी में नहीं रखा गया। इसके बाद आया था एक बेंगलोर वाटर सप्लाई का केस, जो 1978 का केस है। इस केस के अंतर्गत जो शिक्षण संस्थाएं हैं उन शिक्षण संस्थाओं को उद्योग की श्रेणी में माना गया। इस केस में कहा गया कि जो विश्वविद्यालय है या शिक्षण संस्थाएं हैं उनके मामले में उनका प्रधान उद्देश्य क्या, शिक्षा प्रदान करना। शिक्षा प्रदान क्या है, एक प्रकार की सेवा है। तो सेवा है तो उद्योग जो विश्वविद्यालय शिक्षण संस्था है वो किसकी श्रेणी में आ जाती है, वो उद्योग की श्रेणी में आती है। शिक्षा प्रसारण एक मिशन है, यदि ये सत्य है तो भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि शिक्षण संस्थान उद्योग है, क्योंकि जीवन स्वयं में ही एक मिशन होता है। इसमें एक न्यायाधीश कृष्ण अय्यर ने कहा था कि श्री कृष्ण अय्यर ने यह मत अभिव्यक्त किया कि शिक्षा मात्र एक उद्योग ही नहीं है, अपितु समस्त उद्योगों की जननी है, क्योंकि इससे दिमाग का विकास होता है, सोचने समझने की ताकत बढ़ती है। तो जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, पढ़ाई से दिमाग का विकास होता है, तो उससे क्या होगा, उससे उद्योगों का आगे विकास होता है। तो ये क्या सभी उद्योगों की जननी होती है। इसके अलावा जो अध्यापक गण है वो कर्मकार की श्रेणी में नहीं आते हैं, परंतु जो विश्वविद्यालय का परिवहन विभाग है, मुद्रणालय है, आयुर्वेदिक महाविद्यालय का जो दवा निर्माण करने वाला विभाग है, बिजली व अन्य तकनीकी सेवा करने वाला विभाग है, वो उद्योग की श्रेणी में आते हैं। अतः जो विश्वविद्यालय है वो उद्योग की श्रेणी में आते हैं। अब हम देखते हैं कि जो लोक सेवा आयोग है वो उद्योग है या नहीं है। नाजिया बीबी वर्सेस लोक सेवा आयोग 1883 का केस है ये। इसके अंदर केरल हाई कोर्ट ने भी निर्धारित किया कि लोक सेवा आयोग किसी प्रकार की सेवा की वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन भी नहीं करता है, न ही उनका वितरण करता है। इसका प्रमुख कार्य होता है विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु सक्षम व्यक्तियों का चयन करके उनके नामों की सूची किसको दे देता है, वो राज्य सरकार को देता है। तो वहाँ पर केवल उसका कार्य क्या है, परीक्षा करवाना और जो सफल व्यक्ति होते हैं उनकी सूची सरकार को देना होता है। तो वहाँ पर किसी प्रकार की सेवा का उत्पादन भी नहीं होता और न ही उनका वितरण होता है। तो लोक सेवा आयोग उद्योग की श्रेणी में नहीं आता है। इसके बाद में प्राइवेट क्लब उद्योग है नहीं है। सेक्रेटरी मद्रास जिमखाना क्लब कर्मकार से मद्रास जिमखाना के प्रबंध के बाद में कहा गया कि प्राइवेट क्लब उद्योग की श्रेणी में नहीं आते हैं, परंतु बेंगलोर वाटर सप्लाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के निर्णय को उलटते हुए कहा कि प्राइवेट क्लब अपने सदस्यों को सेवाएं प्रदान करते हैं। क्लब के रखरखाव व सदस्यों को सहयोग प्रदान करने हेतु कर्मकारों की नियुक्ति करते हैं। अतः प्राइवेट क्लब उद्योग की परिधि में आते हैं। केवल छोटे उद्योग जो सदस्यों द्वारा स्वयं सेवी संस्था के रूप में चलाए जाते उद्योग श्रेणी में नहीं आते हैं।
तो प्राइवेट क्लब भी उद्योग हैं। केवल जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं, वो छोटे छोटे जो क्लब है, जो केवल जो सदस्यों द्वारा स्वयंसेवी संस्था के रूप में चलाए जाते हैं, वो प्राइवेट क्लब उद्योग की श्रेणी में नहीं आते हैं। फिर है लिमिटेड कंपनी के द्वारा कोई कृषि कार्य किया जाता है, कृषि कार्य उद्योग की श्रेणी में नहीं आता है, परंतु उसी कार्य को कोई लिमिटेड कंपनी करती तो क्या वो कृषि कार्य उद्योग की श्रेणी में आएगा? यदि भी कृषि कार्य उद्योग की परिभाषा में नहीं आता है, परंतु यदि लिमिटेड कंपनी कर्मकारों की नियुक्ति करती है तथा उनके सहयोग से कृषि कार्य करती है तो वो उद्योग की श्रेणी में आएगा। फिर है सिटी पैलेस, जयपुर के जो बगीचे हैं, कर्मकारों के संबंध में उद्योग होते हैं। भवानी सिंह वर्सेस जज औद्योगिक अधिकरण राजस्थान 1876 के केस में बेंगलोर वाटर सप्लाई के अनुसार सिटी पैलेस के बाग बगीचे के रख रखाव के लिए जो कार्यरत कर्मकार है, उनके संबंध में, उन कर्मकारों के संबंध में जो बगीचा है वो क्या उद्योग की परिभाषा में आता है। इसके अलावा सरकारी दुग्ध सोसाइटी, वाणिज्यिक चैम्बर, डाक लेबर बोर्ड, लेखाकारों की सहभागिता फर्म, कपड़ा विक्रेताओं का रजिस्टर्ड संघ, पुस्तकों की दुकान, फार्मेसी सारे उद्योग की श्रेणी में आते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग डिवीजन जो केंद्र सरकार के लोक विभाग के द्वारा संचालित किया जाता है, सिंचाई विभाग द्वारा संचालित कार्य, विधिक सहायता, विधिक परामर्श सेवाएं, प्रतिरक्षा मंत्रालय के द्वारा संचालित आयुध कारखाने, केंद्र और राज्य सरकारों के अधीनस्थ वन विभाग आदि भी उद्योग की श्रेणी में आते हैं। अब हम उद्योग की संशोधित परिभाषा देखते हैं। औद्योगिक विवाद संशोधन अधिनियम 1982 के अंतर्गत उद्योग शब्द को पूर्णतः ही नई परिभाषा दी गई। इस परिभाषा के अनुसार उद्योग से तात्पर्य ऐसे सुव्यवस्थित क्रियाकलाप से जो किसी नियोजक और उसके कर्मकार के बीच सहयोग से किया जा रहा हो और जो मानवीय आवश्यकताओं या इच्छाओं की जो केवल आध्यात्मिक या धार्मिक प्रकृति की आवश्यकता इच्छाएं नहीं हो, पूर्ति के लिए माल के उत्पादन, आपूर्ति या वितरण या फिर सेवाओं के लिए हो, भले ही ऐसे क्रियाकलाप के प्रयोजन के लिए पूंजी का विनियोजन किया गया हो अथवा नहीं किया गया हो, या ऐसे क्रियाकलाप कोई अभिलाभ या लाभ प्राप्त करने के हेतु संचालित किए गए हो या नहीं किए गए हो। और इसके अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित होंगे उद्योग के होते हैं, उसके अंतर्गत डाक कर्मकार नियोजन या नियोजन का विनियमन अधिनियम 1948 की धारा 5 के अधीन स्थापित डाक श्रम बोर्ड का कोई क्रियाकलाप किसी स्थापन के द्वारा किया जाने वाला विक्रय, संवर्धन या कारोबार या दोनों से संबंधित कोई क्रियाकलाप। परंतु इसके अंतर्गत क्या क्या नहीं आएगा? कृषि कार्य नहीं आता है। ऐसी कृषि क्रिया के सिवाय जहाँ वह किसी अन्य क्रियाकलाप के साथ समेकित रीति से संचालित किया जा रहा हो और ऐसा अन्य क्रियाकलाप प्रधान हो, तो मतलब कृषि नहीं आएगा, परंतु उसके साथ में कोई अन्य मुख्य कार्य किया जा रहा है, उद्योग की कैटेगरी में आ रहा है, तो उसे उद्योग माना जाएगा। अस्पताल या औषधालय अथवा शैक्षणिक, वैज्ञानिक, अनुसंधान या प्रशिक्षण संस्थाएं अथवा किसी पुण्य कार्य हेतु सामाजिक या परोपकारी सेवा में पूर्ण या पर्याप्त रूप से लगे हुए संगठनों के स्वामित्व में या उनके प्रबंधन के अधीन संस्थाएं अथवा खाद्य या ग्रामोद्योग अथवा सरकार के प्रभुत्व संपन्न कार्यों से संबंधित सरकार का कोई क्रियाकलाप जिसमें केंद्रीय सरकार के उन विभागों के सभी क्रियाकलाप सम्मिलित है जो रक्षा, अनुसंधान, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष संबंधी कार्य कर रहे हैं, अथवा कोई घरेलू सेवा अथवा कोई क्रियाकलाप जो एक ऐसी वृत्ति हो जिसे कोई व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का निकाय करता है। यदि ऐसी वृत्ति के संबंध में व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय के द्वारा नियोजित व्यक्तियों की संख्या 10 से कम है, तो यानी कि 10 से ज़्यादा होगा तभी उद्योग की श्रेणी में आएगा, 10 से कम होगा तो उद्योग की श्रेणी में नहीं आएगा। अथवा कोई ऐसा क्रियाकलाप जो किसी सहकारी सोसाइटी या क्लब या उसी प्रकार के व्यक्तियों के निकाय के द्वारा किया जा रहा है। यदि ऐसे क्रियाकलाप के संबंध में सहकारी सोसाइटी, क्लब या उसी प्रकार के व्यक्तियों के निकाय के द्वारा नियोजित व्यक्तियों की संख्या 10 से कम है, अर्थात जो उद्योग की जो संशोधित परिभाषा है से ये स्पष्ट परिलक्षित होता है कि जो संसद ने उच्चतम न्यायालय के द्वारा निश्चित बेंगलोर वाटर सप्लाई वर्ष राज्यपाल के विनिश्चय में प्रतिपादित उदार
अवधारणाओं को नकार दिया है। बेंगलुरु वाटर सप्लाई ने तो क्या किया था, सभी को उद्योग की कैटेगरी में लेकर आ गया था, परंतु जो संशोधित परिभाषा है उसने वापस उसे उद्योग की परिभाषा को वापस लिमिटेड कर दिया है। कथित संशोधन के बाद में यदि किसी क्लब में नियोजित कर्मकारों की संख्या 10 से कम है तो उद्योग नहीं होगा। इसी भांति लेखाकारों की जो फर्म है, कपड़ा विक्रेताओं या का रजिस्टर्ड संघ है, पुस्तकों की दुकान है, बाल काटने के सैलून है, फार्मेसी है इत्यादि उद्योग की परिभाषा में सम्मिलित नहीं होते, जबकि बेंगलुरु वाटर सप्लाई के अंतर्गत इन्हें उद्योग की श्रेणी में माना गया था। पर ये कब नहीं होंगे, यदि उनमें कार्यरत श्रमिकों की संख्या 10 से कम है, तो यानी उसको उद्योग की श्रेणी में लाना है तो कम से कम 10 तो होने ही चाहिए। चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में भी यदि कार्यरत श्रमिकों की संख्या 10 से कम है तो उद्योग नहीं माना जाएगा। उद्योग की जो नई परिभाषा के सूक्ष्म विश्लेषण से परिलक्षित होता है कि यह परिभाषा उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए बहुत से विनिश्चय को प्रभावहीन कर देती है। बेंगलुरु वाटर सप्लाई ने तो क्या किया था कि जो उद्योग की जो परिभाषा थी, उद्योग के अंदर जो क्या क्या सम्मिलित होंगे उसको बहुत ज़्यादा विस्तारित कर दिया था। छोटी छोटी चीज़ों को भी कार्यकलाप को उसने उद्योग की श्रेणी में ला दिया था, परंतु जो नई संशोधित परिभाषा है उसने उसका क्षेत्र निश्चित कर दिया, तो कम कर दिया है। आज हमने पढ़ा उद्योग क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या सम्मिलित होता है, क्या क्या सम्मिलित नहीं होता है। एक पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें पूछा जाता है अलग कि उद्योग है कि नहीं है, हॉस्पिटल उद्योग की श्रेणी में आता है कि नहीं आता है, शिक्षा संस्था उद्योग की श्रेणी में आती है कि नहीं आती है, जो नगर पालिका का चुंगी विभाग है उद्योग की श्रेणी में आता है कि नहीं आता है। तो इनसे अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, एक बड़ा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि उद्योग किसे कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू।